ओके। नमस्ते दर्शक मित्रों और ओम शांति। गीता दीदी जी, वेलकम है आपका। दीदी आज हम लोग जो हमारी ये सीरीज चालू है अनलॉक द इनर वर्ल्ड, तो उसके अंतर्गत ही आज का जो 8 सितंबर का दिन जो है, आज साक्षरता दिवस हम मना रहे हैं, जिसको हम इंटरनेशनल लिटरेसी डे कहेंगे। और इसके अंतर्गत जैसे हम देखते हैं कि ये डे क्यों मना रहे हैं, ये साक्षरता क्या होती है, इसके जीवन में हमारी क्या जरूरत है, तो ये सब हमारे दर्शक मित्र आपसे सुनना चाहते हैं। तो खास आप आज जो साक्षरता दिवस है उसके लिए हमारी जो इनर लॉक, मतलब कि किसी किसी का जो बंद है, तो वो खोलने के लिए उसकी चाबियां क्या है और इसका जीवन में हमें क्या महत्व होना चाहिए साक्षरता का, तो उसका जो गाइडेंस है दीदी आज वो हमको देंगे। ओम शांति। सभी दर्शकों को मेरा भी बहुत बहुत अभिवादन और आज के विश्व साक्षरता दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और साक्षरता जिसका सीधा संबंध हमारे ज्ञान से, हमारे विवेक से है, और ज्ञान ही है जो जीवन की हर पहलू को हमें समझाता है। यूँ तो पशु भी जीवन पाते हैं, परंतु पशुओं में और हम मानवों में यही अंतर है कि हम अपने जीवन को बनाते हैं, जीवन को समझते हैं, जीवन का आनंद लेते हैं, जीवन में हम तरक्की करते हैं। तो इन सब का आधार ज्ञान होता है और ज्ञान का बहुत बड़ा आधार साक्षरता होता है। साक्षरता दिवस ये बहुत ऊंचे उद्देश्य से मनाया जा रहा है कि विश्व में साक्षरता के प्रतिशत को हम जानें। विश्व में निरक्षरता जहाँ जहाँ है वहाँ की स्थितियाँ क्या है उसका भी हमें पता चलता है। जहाँ साक्षरता अधिक है वहाँ का भी विशेषता क्या है वो पता चलता है। और साथ ही साथ साक्षरता से जीवन में हमने क्या क्या तरक्की की और अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो बाकी है। तो उस पर हम सभी ये जो हम विकास की बात कर रहे हैं, निरंतर प्रगति की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम कैसे आगे बढ़े। तो अनलॉक जो पिछले कुछ समय से लगातार लॉकडाउन के बाद में धीरे धीरे होता गया, तो हमने भी अपने इनर वर्ल्ड को अनलॉक करना है। तब उसमें साक्षरता का भी एक दीप प्रज्वलित करें, ऐसा मैं आज के दिन कहना चाहूँगी कि साक्षरता से विशेष ज्ञान और विशेष जागृति ये हमारे सबके जीवन में आए, ऐसी मेरी हार्दिक बधाई। दीदी कहते हैं कि 1965 में 17 नवंबर को यूनेस्को के द्वारा ये जो डे है वो घोषित किया गया था और 1966 में पहली बार इसको मनाया गया था। और मुझे लगता है कि उस समय जो साक्षरता होगी उसकी कोई ना कोई कहीं ना कहीं कमी होगी। जैसे आज भी हम देख रहे हैं कि सारे विश्व में 77.5 लोग जो है वो निरक्षर है, अभी तक उनमें वो साक्षरता नहीं है। तो हम अगर भारतवर्ष की भी बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 75 लोग तो आज लिटरेसी है, माना वो साक्षर है, पर वो कौन से क्षेत्र में साक्षर होने चाहिए, कैसे उनके जीवन जीने की जो कला है वो होनी चाहिए, और जो ये लिटरेसी है वो उनको जीवन के फील्ड में कहाँ कहाँ पर उपयोगी होने चाहिए। क्योंकि कई बार देखा जाता है कि एक पढ़ा लिखा इंसान भी अपने जीवन में धोखा खाता है, पढ़ा लिखा इंसान भी कई बार बहुत जीवन में हताश हो जाता है। तो ऐसे कौन से लॉक होते हैं उसके अपने जीवन में जिसे वो खोलता जाएगा तो ये साक्षरता उसके जीवन में जो है, जो न केवल उसका स्टेटस, न उसका एक मनी, लेकिन वो साक्षरता उसको जीवन में एक खास मायने में उसको हेल्प करेगी। तो वो साक्षरता क्या है और रियल में हम उसको किस तरह से मना पाएंगे दीदी? विश्व में जो संस्कृति और सभ्यता का विकास हुआ, या यूं कहे कि जब से मानव जीवन का इतिहास है, तो उसके अंतर्गत ये पाया गया कि ज्ञान विज्ञान यानी साक्षरता, कला, साहित्य, भाषा और अनेक प्रकार की संस्कृति, और संस्कृति में फिर त्योहार भी आए, संस्कृति में फिर अनेक प्रकार के संगठन बने, अनेक नए नए धर्म, संप्रदाय, ये सब कुछ आया। परंतु मानव सभ्यता
मानवता का अस्तित्व बहुत पहले से आ गया था। तो जो परंपरागत आज की हमारी फॉर्मल एजुकेशन है, उसके अनुसार एजुकेशन का बेस है ये साक्षरता है। परंतु साक्षरता का मीनिंग केवल ये नहीं है कि जो व्यक्ति पढ़ना लिखना जानता है, जो एजुकेटेड है, केवल उसी को हम साक्षर कह दें। साक्षरता का मतलब है कि जो हमें प्राप्त है, सबसे पहले ये जीवन, तो हमें इस जीवन का यानी मनुष्य जीवन, मनुष्य शरीर, उसके बारे में जागरूकता और ज्ञान होना चाहिए। जैसे कहते भी है कि पशुओं से कहीं बेहतर हमारा जीवन है, तो कैसे हम उस बेहतर तरीके से जी रहे हैं या नहीं, उसका हमें एक जागृति होनी चाहिए। वरना देखा गया है कि अ, एक जीवन जीने की जद्दोजहद है, खाना पीना, घर बसाना, दौड़ना, उसी में जैसे कि जीवन समाप्त हो जाता है। तो जब मैं मानव के रूप में अन्य पशु प्राणियों से विशेष हूँ, तो इस मानव शरीर की जो मुझे प्राप्ति हुई है उसको संभालना, उसे भी समझना, उसे स्वस्थ रखना, निरोगी रखना, ये सब भी एक प्रकार से साक्षरता है। फिर हमें मिलते हैं संबंध। तो संबंधों का भी क्या मूल्य है, संबंधों में कौन से मूल्य चाहिए, इसको भी समझ के संबंधों को निभाना, ये भी एक साक्षरता है। हम प्रकृति के साथ जीते हैं, 5 तत्वों का हमें ये शरीर भी मिला है और प्रकृति निरंतर हमारा पोषण भी कर रही है। तो प्रकृति के साथ मेरा जीवन कैसा होना चाहिए, प्रकृति का किसी भी प्रकार का नुकसान किए बिना हम कैसे अच्छी तरह से अपने जीवन को चला सकते हैं, और प्रकृति का क्या क्या एहसान है हम पर, तो उसके बदले में प्रकृति के साथ मेरा क्या योगदान भरा व्यवहार होना चाहिए, ये भी एक साक्षरता है। दिनों दिन बढ़ती दुनिया में मला हाँ, दिनों दिन जो दुनिया में मतलब परिस्थितियां है, इन हाँ, परिस्थितियों के बारे में जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, तो ये साक्षरता इतनी विशेष मतलब बात हो जाती है कि उन सब के प्रति भी जागरूकता, तो इसलिए इसको बेस कहा गया है कि सबसे ज्यादा व्यक्ति साक्षर होगा तो वो परिचित रहेगा दुनिया की परिस्थितियों से, बदलती हुई परिस्थितियों से और न्यूज आदि से, तो वो जुड़ा रहेगा और वो प्रगति करेगा, इसलिए होना सब चाहिए। माना जो मानव है उसके जो कुछ अधिकार होते हैं, उसके जो कर्तव्य होते हैं, उसका भान भी तो होना चाहिए उसको। तो कई बार ऐसा देखा गया होता है कि साक्षर तो व्यक्ति होता है, पर कई बार उसको कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो होते हैं, जो उसके आम जीवन के लिए हो, तो वो उससे कई बार वो उससे बहुत दूर होता है दीदी। तो ऐसे में जो साक्षरता है, वो हम किस प्रकार से यहाँ काउंट करते हैं कि उसका जो रेशियो है साक्षरता का, केवल एक एजुकेशन है कि जैसे हम कुछ ज्ञान की बातों को ले लें, तो ये किस आधार से होता है ऐसे? देखो, दो बात है, जैसे आपने पहले कहा कि आज साक्षर व्यक्ति भी जीवन हाँ, में हताश है, उदास है, हाँ, हाँ, यानी कि जीवन में जो खुशी है, हाँ, आनंद है, या जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करने की जो समझ है, वो हाँ, कहीं ना कहीं वो साक्षर होने के बावजूद भी अपने नहीं में होता है। विकसित नहीं कर पाया है। हुँ, हुँ, इसमें हुँ, दोनों बातें, एक तो हुँ, हमारी शिक्षा पद्धति, जब हुँ, हमारी शिक्षा पद्धति की हम बात करते हैं, तो शिक्षा पद्धति में ऐसा हो गया है कि नंबर लेना, नंबर अच्छे मार्क्स लेना, अच्छी रैंक में आना, उसके बाद अच्छी जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते रहना, उसके हुँ, बाद धन कमाना, उसके हुँ, बाद स्टेटस बनाना, और हुँ, उसके बाद सम्मान पाना दुनिया हुँ, का, और हुँ, उसका आनंद लेना। तो कहीं ना हुँ, कहीं इसी को ही हमने समझ लिया है कि शिक्षा इसके लिए जरूरी है कि आप सुख, सुविधा, सम्मान प्राप्त करेंगे। लेकिन जो शिक्षा का मूल उद्देश्य है, जैसे कहते एजुकेशन शब्द है, वो भी इस तरह से बना है कि आंतरिक शक्ति को बाहर लाना। हुँ, ये अपने देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी ये बात कही थी कि मन और आत्मा, हुँ, उसकी शक्तियां प्रकट करने के लिए शिक्षा होती है।
शिक्षा से हमारी आंतरिक शक्तियां व्यवहार में आती है, कर्मों में आती है। तो शिक्षा उसे बाहर लाती है, जो हमारे लक्षण है जीवन के मूलभूत, उसे बाहर लाती है। तो अगर हमारी शिक्षा वो आंतरिक लॉक को खोलती नहीं हो, हमारे इनर वर्ल्ड को खोलती ना हो, तो वो शिक्षा कहीं ना कहीं अधूरी है। तो एक तो शिक्षा पद्धति की भी बात है कि उसमें कुछ न्यूनेस चाहिए। दूसरी बात कि शिक्षा प्राप्त करने वाला जो शिक्षार्थी है, विद्यार्थी है, उसका भी लक्ष्य केवल पास होना, पास होने के बाद कोई ना कोई जॉब के लिए आगे बढ़ना, ये ना हो करके, जैसे अभी मैंने इन दिनों में लॉकडाउन के पीरियड में बहुत से बच्चों से बात होती है, युवाओं से बात होती है, जो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं है, कुछ स्कूल कॉलेज नहीं है, बाहर जाना नहीं है, तो नेचुरली ये वो थोड़ा बोर हो रहे, होते हैं, हाँ। ऑनलाइन ऑनलाइन पढ़ भी रहे हैं, तो उतना फुल टाइम तो है नहीं उसमें भी, तो उन्हें कहीं ना कहीं वो खालीपन लग रहा है। तो मैंने उनसे यही बार बार कहा कि चाहे तुम्हारा जो स्टैंडर्ड बीत चुका, उसकी भी किताबों को तुम दोबारा से पढ़ो, और वो भी इस तरह से पढ़ो कि उन कहानियों में, उन सारे चैप्टर्स में जो मॉरल मिलता था वो क्या था। पहले तो तुमने पास होने के हिसाब से पढ़ा, अब राइट। तुम उस हिसाब से पढ़ो कि उसमें मॉरल क्या था। 15 ईयर्स के बच्चे के लिए ये स्टोरी रखी गई है, तो नेचुरली ये कि सोचा गया होगा कि इस उम्र के बच्चे को, इस उम्र के युवा को इस टाइप की मॉरल की जरूरत है, तभी तो उनके लिए वो लेसन रखा गया था। तो मैंने उनको यही कहा कि आप उसके लिए भी पढ़िए। तो कहीं ना कहीं अगर ये सब हम कर पाते हैं, तो शिक्षा का रियल मीनिंग वो सामने आ सकता है। तो ये शिक्षा पद्धति को भी और शिक्षा लेने वाले विद्यार्थी को, दोनों को ही जब ये एक तो अपना दृष्टिकोण बदलना होगा, तब शुरुआत होगी वास्तविक साक्षरता की। और दीदी ये जो साक्षरता है, जो एक एजुकेशन है, तो हम चलो मेट्रो सिटीज की तो बात कर लेते हैं, तो वहाँ लोग थोड़े पढ़ते भी हैं, ऐसे गवर्नमेंट स्कूल भी होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि भारत भर में भी कई ऐसे गांव-गांव हैं, जहाँ पर आज बच्चे बिल्कुल मतलब उनको एक पढ़ाई लिखाई के बारे में इतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो फिर हर जन-जन तक ये साक्षरता है, माना एक तो पढ़ने वाली साक्षरता और एक आप जो ज्ञान की बात कर रहे हो, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है वैल्यूज़, तो वो कैसे दिया जा सकता है और ये साक्षरता का जो रेशियो है, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है? देखिए, इसमें बहुत बड़ा जो कारण है, अगर हमारे देश में निरक्षरता है, आज हुँ, भी लगभग 70 टू 80% लोग हैं जो साक्षर है। और साक्षर भी कैसे हैं, आप उन लोगों को साक्षर कह देते हैं जो अपनी साइन कर लेते हैं, हाँ। लेकिन हकीकत में मैंने गांव में देखा है कि वो साइन करना भी ऐसे सीखते हैं जैसे कोई डिजाइन बना रहे हो। उनको हुँ, पूरी नॉलेज नहीं है, परंतु चूंकि अभी कहीं पर भी अंगूठा नहीं चलेगा, तो साइन करना पड़ेगा, तो साइन करना सीख लिए हैं, परंतु वो एक डिजाइन की तरह उसे याद रख के और कर लेते हैं। तो वास्तविक साक्षरता का दर अगर होगा तो 70% तक भी शायद ना हो हमारे देश में। और उसका बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि देश में अभी भी गरीबी है, और अंधविश्वास है, अभी भी हुँ, संसाधनों की कमी है, हमारे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, और बहुत सी समस्याओं का हम सामना कर रहे हैं, जिसके लिए व्यक्ति पहले रोटी, कपड़ा, मकान, हुँ, उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य, वो उसका नंबर आता है। और हुँ, ये तो रहेगा ही, क्योंकि जब तक रोटी कपड़ा मकान की ही जुगाड़ नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो शिक्षा और हुँ, स्वास्थ्य के लिए तो वो कैसे सोचेगा। स्वास्थ्य तो कभी कभी अचानक परिस्थिति आती है तो फिर भी करना ही पड़ता है, लेकिन शिक्षा के लिए वो फिर सेकेंडरी स्थान देता है। तो जब देश में एक समय था हमारे कि 1845 की ये बात है, जब भारत इतना ज्यादा समृद्ध था कि भारत का एक एक बच्चा शिक्षित था। भारत में गुरुकुल हुआ जी, करते थे, और उन गुरुकुलों हुँ, में भी इस तरह की शिक्षा थी कि जो व्यावसायिक शिक्षा, हुनर लक्षी शिक्षा, स्किल्स वाली शिक्षा हाँ, दी जाती थी। तो जो ओके, बच्चा गुरुकुल से पढ़ के निकलता था, वो बच्चा कोई ना कोई काम करने के लिए तैयार होता था।
चाहे वो मिस्त्री बन जाता था, चाहे वो लोहार बन जाता था, चाहे वो दर्जी बन के निकलता था, चाहे वो शस्त्र विद्या सीख के निकलता था, चाहे वो कोई और विद्या सीख लेता था, और प्रारंभिक जो भाषा की ज्ञान, गणित का ज्ञान और जनरल सारी कॉमन सब्जेक्ट भी सीख के निकलता था, पर कोई ना कोई हुनर भी सीख के निकलता था। तो ऐसा हमारे देश में था, और इतना स्वाभिमानी देश था जिसके लिए कहते हैं कि इंग्लिश पार्लियामेंट के अंदर ये चर्चा हुई थी कि लॉर्ड मैकाले जब भारत से गए, जो 1 साल तक भारत में रहे थे, क्योंकि 1800 में भारत में आप जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, अंग्रेजी हुकूमत आ गई थी, और तब वो 1 साल के लिए उनको विशेष लंदन से भेजा गया था। उन्होंने भारत के कोने कोने में भ्रमण किया, बहुत डीप स्टडी किया, और उसके बाद उन्होंने जाकर के अपनी पार्लियामेंट में जब रिपोर्ट सुनाई तो उनके शब्दों में ये बात उन्होंने कही थी अंग्रेजों के बीच में कि भारत को झुकाना, हराना नामुमकिन है, क्योंकि वो बहुत ही स्वाभिमान वाला देश है, जिसके बारे में उन्होंने 3 बातें कही थी कि एक, भारत में कोई चोर और भिखारी नहीं है, दूसरा, भारत में किसी घर में ताला नहीं लगता, और तीसरा कि भारत का हर बच्चा शिक्षित है। तो देखिए 1845 की ये बात जब हम सुनते हैं तो आज की तुलना अगर करते हैं तो लगता है कि हम पहले ज्यादा शिक्षित और बहुत समृद्ध थे। धीरे धीरे हमारे जीवन में ये जो हमारे देश में पतन हुआ, तो उसमें हमें गौर करना चाहिए कि वो कौन से फैक्टर हुए कि जिसके कारण आज हम बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए भी देश में हम समस्या में जूझ रहे हैं। तो उसकी कारणों की अंदर विचार करें तो 2 कारण मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओके दीदी। एक तो अंग्रेजों ने जब ये सुना कि भारत में हम गए तो है, पर पूरी तरह से भारत को हम झुका नहीं पा रहे हैं, अधीन नहीं कर पा रहे, तो उन्होंने सबसे पहले एक काम किया कि भारत के लोगों को उनके कल्चर से डिस्कनेक्ट कर दो, भारत के लोगों को उनके मूल्यों से नीचे गिरा दो। भारत के लोगों में जो सात्विकता है, वो सात्विकता अगर चली जाएगी तो उनका स्वाभिमान भी चला जाएगा। और इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड मैकाले 1845 में गया, 10 साल तक उन्होंने बहुत ज्यादा रणनीति बनाई देश भारत के लिए, और वो रणनीति ऐसी थी कि भारत में बहुत ज्यादा प्रचार करो कि उनकी जो शिक्षा है उसको नीचा दिखाओ और अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दो। दूसरा, उनके जीवन में खान पान और अनेक प्रकार की भौतिकता उसका प्रयोग कराओ। तो 1860 से भारत में अंग्रेजी का खूब प्रचार हुआ, साथ ही साथ प्रचार हुआ तो शराब का और कई प्रकार की ऐसी भौतिकता का। ऐसे कहते हैं कि 1860 में पहला शराब की दुकान कलकत्ता में खुली थी, और वो 6 मास तक उसमें केवल 2 लोग ग्राहक के रूप में मिले थे उनको। तो देखिए भारत कैसा था हमारा, भले हम कहेंगे अक्षर ज्ञान कम होगा भी, मान लीजिए, लेकिन इस तरह से हम बहुत रिच थे, हमारी संस्कृति बहुत रिच थी, जो जानती थी कि जीवन की समझ क्या है, जीवन की संतुलन क्या है। तो हम झुकते नहीं थे, हम स्वस्थ भी रहते थे। और बाद में आज देखिए क्या हाल हुआ है कि गांव गांव में, मैं कई गांव में जाती हूँ तो कई लोग हमसे कहते हैं कि आप यहाँ क्या ज्ञान की बातें करेंगे, हमारे गांव में तो रोटी खाने को नहीं मिलती है, लोगों को काम धंधा नहीं है। तो मैं एक गांव में गई तो मैंने उनसे यही कहा कि अच्छा आपके गांव में शराब कितने रुपए की बिकती है? तो उन्होंने 1 महीने का हिसाब करके बताया कि हमारे गांव में 1 महीने में इतने करोड़ रुपए की शराब बिक जाती है। उस गांव में पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, लेकिन शराब पी लेते हैं लोग। माना इस प्रकार से हमारा पतन होता गया। बिल्कुल। तो पहली बात नैतिकता का पतन हुआ, इसलिए सब कुछ हुआ। और हमारी जो गुरुकुल वाली शिक्षा पद्धति थी, जिसमें शास्त्र भी सिखाते थे, शस्त्र भी सिखाते थे, कहते कला। थे कि पहले तो दीदी तक्षशिला और नालंदा जैसे ऐसे गुरुकुल हमारे यहाँ यहाँ होते थे, और जैसे अभी हम डिग्रीज लेते हैं, और आजकल बच्चे भी कहते हैं कि जब हम डिग्रीज लेते हैं
और उसमें जो हमें पढ़ाते हैं और हम जब प्रैक्टिकल फील्ड में जब हमें काम करना पड़ता है तो बिल्कुल विपरीत होता है और वह कहीं ना कहीं वो वहाँ हताश हो जाते हैं। और बिल्कुल। जैसे आप बात कर रहे हो कि जो पहले पढ़ाई थी, तो बिल्कुल वो ऐसी पढ़ाई थी उनकी जो डे टू डे लाइफ में काम आती थी। तो रियल में तो साक्षरता उसे ही कहेंगे कि जो हमारे डे टू डे लाइफ में हमको काम आए। बिल्कुल। और उससे वो अपने देश के काम आते थे। आजकल के मैं कई हाँ। बच्चों से बहुत शिकायत करती हूँ कि आप इस देश का सब कुछ पालना पाते हैं, पढ़ाई लेते हैं, डिग्री लेते हैं, लेकिन आपका लक्ष्य रहता है कि मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल जाए और मैं कहीं डेवलप कंट्रीज विदेश में चले जाके जाऊँ। सेटल हो जाऊं, और फिर आपका इस देश के लिए कोई योगदान नहीं रहता। मैं तो उस व्यक्ति को भी साक्षर नहीं कहूंगी कि जिनका लक्ष्य केवल स्वार्थपूर्ण अपने जीवन को चलाने का होता है। तो राइट। साक्षरता माना ही मूल्यों की स्थापना, साक्षरता माना ही स्वाभिमान की स्थापना, साक्षरता माना ही आंतरिक मन की शक्ति को बढ़ाना, एम्पावर करना खुद को, और खुद के जीवन में संस्कृति, सभ्यता, गुण, आंतरिक शक्तियों से जीना सीखना, यही वास्तविक साक्षरता है। और इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि हम ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा पूरे भारत में ही नहीं, विश्व के अनेकानेक देशों में, लगभग 142 कंट्रीज में आज यह जो शिक्षा दे रहे हैं, इसमें हम लोग शिक्षक की तरह, हम लोग कहलाते ही है स्पिरिचुअल टीचर, और टीचर की तरह हम लोग एक एक जगह पर, नए नए स्थानों पर भी जाकर के सभी को कहते हैं कि घर गृहस्थ में रह के, जॉब आदि करते, नौकरी आदि करते भी आप कुछ समय आत्मचेतना के लिए, स्वयं के सद्गुणों के लिए, स्वयं के जीवन में आंतरिक शक्तियों को जगाने के लिए, अपने आत्मविश्वास को जगाने के लिए, मन की शांति के लिए सेल्फ स्टडी करें, और वो सीखते हैं। पर दीदी कई बार कई लोग ऐसा भी एक ग्रुप देखा गया है कि जो लोग ऐसा मानते हैं कि जब हमारा चरित्र उत्थान होना है या हमारी जो आंतरिक शक्तियों को जागृत करना है, तो हमें कोई धर्म की, कोई संस्थाओं की ऐसी कोई जरूरत नहीं पड़ती है उस एजुकेशन के लिए। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? क्यों फिर इतनी सारी जो संस्थाएं हैं, इतने सारे जो धर्म हैं, तो वो हमें क्या एक सुझाव देते हैं? अगर कोई लोग ऐसा ही मान ले कि हमारी आंतरिक शक्तियों से ही या हमारे अंदर हमें खुद झाँकने से ही आता है, किसी की प्रेरणा से हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे ज्ञान आत्मा का निजी गुण है, और राइट। इसीलिए जन्म से या पूर्व जन्म से या ओरिजिनली आत्मा के अंदर जो एक हुँ, स्व जागृति होती है, उसको खोज होती है खुद की, कि मैं हुँ, क्या हूँ, मैं जानूं, मुझे क्या चाहिए, मैं जानूं। तो ये हुँ, हकीकत है कि आंतरिक रूप से वो सॉफ्टवेयर जागृत होना चाहिए, परंतु जब बाहर से भी कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी, तब वो उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आंतरिक सॉफ्टवेयर तैयार होगा। दोनों ही चीजें जरूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन आंतरिक जागृति नहीं होने से व्यक्ति, घर में ही कोई एक व्यक्ति बहुत विद्वान, बहुत ज्ञानी, बहुत सात्विक योगी होता है, दूसरा व्यक्ति बिल्कुल उसका विरोध करता है, क्योंकि उसको वैसा कुछ भी अंदर समझ आई नहीं है। और कभी कभी बिल्कुल विरोधों के बावजूद भी एक व्यक्ति सब कुछ जागृति प्राप्त कर लेता है, और उसे वो मिल जाता है। जैसे कहते एकलव्य जंगल में था, उसको खुद हुँ, ललक थी कि मुझे सीखना है, हुँ। मुझे सीखना है, तो उसने गुरु की मूर्ति बना के भी काफी कुछ सीख लिया। तो एकाग्रता से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। आत्म जागृति ही सबसे बड़ा ज्ञान है, ये बात हकीकत है, परंतु हाँ, आखिरी इनपुट तो डालना ही पड़ता है। तो चाहे हमको जिस भी जगह से अच्छा लगे, हम कोई ओके। नियमों में, अनुशासन में, किसी पर्टिकुलर लेवल के साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं, तब भी कोई बात नहीं, लेकिन हमें जानकारी, हमें अच्छी चीजें हर जगह से लेनी ही चाहिए, तभी हमारा ज्ञान वृद्धि को पाता है। और आज का दिन तो विशेष दीदी जो साक्षरता डे है उसको आज पूरा जो इंटरनेशनल लेवल पर कोविड-19 साक्षरता दिवस के रूप में भी मनाया जा रहा है कि उसकी भी एक अवेयरनेस जैसे वहाँ पर भी एक पढ़ाई के साथ नहीं जोड़ा है इसको। जैसे-जैसे साल गुजरता है, उसमें आने वाले जो भी अवरोध होते हैं, तो उसके साथ भी कहीं न कहीं हमारे जो गवर्नमेंट है उसको जोड़ती है। और ऐसे ही अभी जो कोविड है तो कहते हैं कि कोविड-19 का भी सभी को उसकी साक्षरता होनी ज़रूरी है। तो वहाँ पर भी थोड़ा-सा आप जो कुछ है वो लोगों को टच करेंगे? जैसे अभी तो इसकी इतनी लोगों को ज़रूरत नहीं है,
पर ऐसे-ऐसे किस-किस प्रकार के जो डिजीज़ आते हैं और कैसे हमें हेल्थ के बारे में, हमारे भोजन के बारे में भी साथ-साथ उसकी साक्षरता होनी चाहिए, तो वो भी थोड़ा-सा गाइडेंस आप देंगे? बिल्कुल, देखिए जितनी भी ये महामारी है या आज तो विशेष ये कोविड हमारे सामने है, लेकिन इससे पहले भी प्लेग आया दुनिया में, सार्स आया, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, ऐसे समय प्रति समय ऐसी कई बीमारियां जो हमारी आंखों के सामने हमने अपनी जी, लाइफ में ही प्रकट होते देखी, जी, जिसका नाम हमारे पूर्वज नहीं जानते थे, लेकिन हुँ, हमने अपनी लाइफ में देखा कि ये नई बीमारी आई। तो ये रेशियो बढ़ता जा रहा है। हर साल लगभग कोई ना कोई नई बीमारी इंट्रोड्यूस हो जाती है। पहले एड्स भी नहीं थी, पहले कैंसर भी नहीं था, है ना? हुँ, और साथ-साथ ये भी बात है कि उसके सामने उसकी अनेक प्रकार के संशोधन भी हो रहे हैं, अनुसंधान भी हो रहे हैं, तो उसकी दवाइयाँ भी निकलती है और विज्ञान भी उसके लिए प्रयासरत रहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मानवीय जीवन, हुँ, उसमें जो परमात्मा ने हमें ये एक सुंदर अवसर दिया है कि हम मानव के रूप में हैं, परंतु हम इस मानव शरीर को जितना पवित्र भाव से जीते हैं और सात्विकता से, बिना स्वार्थ के और एक क्या कहेंगे बैलेंस के साथ में अगर हम जीते हैं, तो देखा गया है कि हम स्वस्थ रहने में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें मदद करती है। कभी-कभी क्या होता है, हमारे जीवन की प्रायोरिटीज़ बदल जाती है। हुँ, जैसे एक बच्चे की प्रायोरिटी होती है खेलना, उसके बाद प्रायोरिटी बदल जाती है पढ़ना, नंबर लेना, मार्क्स लेना, उसके बाद प्रायोरिटी दोस्ती आदि में बदल जाती है। कभी-कभी केवल अच्छे जॉब को ढूँढना और अच्छा स्टेटस प्राप्त करना। उसके बाद प्रायोरिटी बदलती है कि मेरा आलीशान घर हो, आलीशान गाड़ी हो, आलीशान मेरा सब कुछ हो। ऐसी प्रायोरिटी बदलती रहती है। हुँ। हाँ, परंतु कहते हैं ना दीदी कि 25 साल पहले पढ़ाई, 25 साल कमाई, फिर 25 साल दवाई। जबकि पहले ऐसा कहते थे कि फर्स्ट फेज में ब्रह्मचर्याश्रम होता था, जिसमें संपूर्ण आत्म संयम से सब कुछ सीखना, हुँ, बड़ों से सीखना, प्रकृति के साथ रहना, गुरुजनों से सीखना, पढ़ाई से सीखना। तो ब्रह्मचर्याश्रम में आत्म संयम पहला ये फेज था। दूसरा फेज था गृहस्थाश्रम, अर्थात हुँ, जिम्मेदारियों के बीच में संबंधों को निभाना और परिवार का विस्तार करना, परिवार को संभालने का प्रैक्टिकल में 25 साल वो था। लेकिन उसके बाद का जो 25 साल होता था, यानी थर्ड फेज ऑफ लाइफ जो था, वो था वो विशेष करके इस सब बातों से निवृत्त होने का और उनमें से परे होकर के कहीं ना कहीं संन्यास्ताश्रम और उनमें से गृहस्थ आश्रम से निवृत्त होने का समय था, जिसमें ज्ञान, ध्यान, समझ ये सब बढ़ाने का होता था। तो खैर अभी उतनी आयु नहीं है, लेकिन हम ये समझें कि हुँ, जीवन भर केवल दौड़ना और कभी-कभी हम इतना ज़्यादा किसी एक चीज़ के पीछे कि जैसे धन कमाना है, तो उसके सामने हम नींद नहीं ले रहे हैं, उसके सामने हम परिवार को टाइम नहीं दे रहे हैं, उसके सामने हम अपनी हेल्थ को खराब करते जाते हैं और उसका ही मन में भी अनेक प्रकार का तनाव पालने के कारण भी हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो आफ्टर ऑल देखा जाता है कि जो पहले कमाया वो बाद में उसी में ही गंवाना, जैसे आपने कहा पहले पढ़ाई कमाई फिर गंवाई दवाई के दवाई। बाद, हुँ, तो वही गंवाई हो जाती है पूरी उसमें। तो ये हम पहले से उसकी नॉलेज अगर रखते हैं कि मुझे हुँ, बैलेंस्ड रहना है, जीवन में सुख केवल अनेक चीजें होने से और बहुत ज्यादा बैंक बैलेंस होने से ही नहीं हो जाता है। सुख का मीनिंग है कि मैं भी संतुष्ट हूँ, मेरे साथी भी संतुष्ट है, मेरे परिवारजनों से मैं खुश हूँ, मेरे परिवारजन मेरे से खुश है, मैं सामाजिक उत्तरदायित्व संतुलन के साथ निभाती हूँ। तो ये वास्तविक जीवन है, वरना तो जीवन तो क्षणिक है, कभी भी समाप्त होता है। तो ये चीजें और लेवल्स तो काम नहीं आते हैं। तो ऐसी समझ भी एक सच्ची साक्षरता है, जो मैं कहूँगी कि आज सब लोग अपनाएं, तो कोविड ही नहीं और भी जो भी जीवन में समस्याएं आती है उसमें हम फेस कर पाएंगे। जैसे हम रेगुलर कोई ना कोई एक्सरसाइज करें, थोड़ा समय योगासन करें, थोड़ा समय मेडिटेशन करें, या हम दिन भर की
दिनचर्या में जरूर स्थान दें। ऐसा नहीं कि अभी कोविड है तो हम सोचे कि ध्यान दें, या हम कभी बीमार पड़ जाएं तो हम ध्यान दें, लेकिन हम अपनी दिनचर्या को इतना अच्छा बनाएं कि जिसमें हर चीज के लिए हमारा समय हो, और तब हम सही मायने में जीवन को एंजॉय करेंगे। और दीदी एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो देखा गया है कि साक्षरता के दिन पर हम ये पूछ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि यहाँ पर ऐसे बहुत स्लोगन्स लगे होते हैं, हम ऑटो रिक्शा के पीछे भी देखते हैं, मुलगी शिकली प्रगति जाली। माना लड़की अगर सीख लेती है सब कुछ, वो साक्षर बनती है, तो प्रगति होती है। तो इस पे आप थोड़ा सा जो, क्योंकि इसके लिए मुझे बहुत गर्व भी है कि जैसे हम मुलगी है तो कैसे हर लड़की जो है वो अपने जीवन में आगे बढ़े और वो कैसे देश की और विश्व की प्रगति कर सकती है। ऐसे कहते और ही मैं है कि जी जी जी, बोलिए और बोलिए। और तो हम आप जुड़े ही हैं, हम अगर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि विश्व की प्रगति करने में भी इस संस्था का बहुत बड़ा एक दान महत्व का रहा है। तो वो किस प्रकार का ज्ञान है जो महिलाओं को देकर फिर इस सारे विश्व की प्रगति की ओर लेकर जा रहा है। बिल्कुल। कहा जाता है कि एक लड़का पढ़ता है तो वो एक व्यक्ति पढ़ता है, लेकिन एक लड़की पढ़ती है तो दो परिवार पढ़ते हैं। क्योंकि कोई भी पढ़ी लिखी लड़की कभी भी अपने संतानों को निरक्षर नहीं रखेगी, राइट। और पढ़ी लिखी लड़की न केवल अपने परिवार में उस पढ़ाई से परिवर्तन लाएगी, अपने ससुराल में जाएगी तो वहाँ भी वो पढ़ाई के आधार पे परिवर्तन लाएगी, सुधार लाएगी। इसीलिए लड़की का पढ़ना माना दो परिवारों का पढ़ना। इसीलिए वास्तव में जो ये स्त्री शिक्षा की बात है, कन्या शिक्षा की बात है, इसको बढ़ावा देना जरूरी है। पहले के समय में तो बहुत कम ये शिक्षा होती थी, परंतु आज तो जागृति काफ़ी आई है, महिलाओं के लिए कई अवसर है, जॉब में भी अवसर है। तो आज गाँव में भी शिक्षित होना शुरू हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ी सी सिक्योरिटी की बातें होती है गाँव में। इस कारण से भी मैंने देखा है कि हाई एजुकेशन तक लड़कियों को नहीं ले जाते हैं, क्योंकि गांव में स्कूल होती है, समझो ज़्यादा से ज़्यादा 8वीं तक की स्कूल होती है, फिर उसे दूसरे गांव में हाई स्कूल के लिए जाना पड़ता है, तो वहाँ सेफ्टी नहीं है और कई कारण ऐसे हैं। तो मुझे ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि आज गांव-गांव तक शिक्षा पहुंची हो न पहुंची हो, लेकिन अपराध बहुत पहुंच गए हैं और इतने क्राइम्स होते हैं कि बच्चियों को बाहर निकालने में भी माँ बाप फिर सोचते हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं कि बच्चियां लायक भी है तब भी नहीं पढ़ाते हैं। तो हम कहेंगे कि हम कम से कम हर एक के मानव के अधिकारों को, हर एक के जीवन को एक सम्मान दें कि हर एक को संसार में जीने का हक है, अच्छी तरह से विचरण करने का हक है। ये हक हम किसी का न छीनें, ये हम सबको आज के दिन प्रतिज्ञा करनी चाहिए। हम खुद पढ़ें, हम अपने बच्चों को पढ़ाएं, हम अपने आस-पास कोई गरीब निरक्षर परिवार है, हो सके तो उनको कोई और मदद न करें, पर उनके बच्चों की शिक्षा के लिए उनको प्रेरित करें, पढ़ाएं, कुछ मदद करें। वैसे तो गवर्नमेंट ने फ्री शिक्षा रखी है, अनेक प्रकार से स्कूल्स में प्राइमरी एजुकेशन लगभग फ्री हो गया है, उनको किताबें भी फ्री में मिलती है। तो हम भी उनको गाइड करें और थोड़ी सी मदद करें, तो ये साक्षरता को आगे बढ़ाने में हमारा बड़ा योगदान होगा। और मैं कहूँगी कि सच्ची शिक्षा है खुद को जानना, ईश्वर को जानना, जीवन के सत्य को पहचानना, ये भी हम ज़रूर करें ताकि जीवन में एक पूर्ण शिक्षा हो। और जैसे आपने कहा, विश्व का सबसे बड़ा महिलाओं के द्वारा संचालित विद्यालय ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जिसमें से हम बिलोंग करते हैं। तो हम सभी को कहेंगे कि हम बहनों ने न केवल अपने जीवन को परंतु पूरे विश्व को ज्ञान का दीपक जगाने की एक मुहिम चलाई है, उसमें आप भी सम्मिलित हों, अपने जीवन को भी ज्ञान से रोशन करें, औरों को भी रोशनी देने का प्रयास करें, तो आज का दिन ये सार्थक हो। तो दीदी आप कहना चाहते हो कि एक एजुकेशन के साथ साथ एक वैल्यू एजुकेशन भी बहुत लोगों के जीवन में जरूरी है, तभी ही सारी जो निरक्षरता है वो लोगों में से जा सकती है। तो ये गांधी जी बहुत, ने कहा था कि जब हाँ, स्कूल्स खुलेंगे तो जेल्स बंद हो जाएंगे। हाँ,
तो ये बहुत अच्छा संदेश था, लेकिन हुआ क्या है कि स्कूल कॉलेजेस भी बहुत बड़े हैं, लेकिन जेल में भी भीड़ है। तो कहीं तो ना उसका कहीं क्या जो, कारण है? हाँ, तो शिक्षा भी ऐसी है कि जिसमें मैंने कहा ना कि डिग्रीज लेके और धन कमाने के लिए तो लग जाते हैं, लेकिन वो जो मूल्यों की बातें हैं वैल्यूज वो को आज छोड़ देते हैं। वो छूट जाती है। और इसका कारण यही है कि 12-15 साल जो लगातार शिक्षकों के संपर्क में, विद्यालय के संपर्क में बच्चा रहता है, तब तो वो मूल्यों की बातें सीखता है, लेकिन जैसे ही वो जिम्मेदारी लेता है और समाज में एंटर करता है, तब वो देखता है कि वहां और लोग भी मूल्यों को तोड़ रहे हैं, तो वो जल्दी से उसको ही अपना लेता है, मूल्यों को छोड़ने लगता है। और वो फिर हम अपने, लोग दीदी देख रहे हैं कि जो प्राचीन समय था उसमें जो हमारे मूल्य थे वो बहुत ज्यादा थे, भले उसको धर्म के साथ जोड़ा गया था या कुछ भी था। जैसे हम लोग कहीं बाहर से आते थे तो स्नान आदि करना, किचन में जाना, रसोई में तो भी स्नान आदि करके जाना, माना वो एक था। फिर भोजन हमारा कैसा होना चाहिए, जिससे भी लोगों को, जैसे आपने शराब की बात बताई, तो वो सारा जीवन में नहीं था। तो मुझे लगता है कि जो वो प्राचीन सारी चीजें थी उसमें ही कहीं ना कहीं नवीनता थी, और आज हम देखते हैं कि वही चीजों की फिर जरूरत पड़ी है। तो वो एजुकेशन जो हमारा प्राचीन एजुकेशन था वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर था। बिल्कुल। और धर्म से इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि धर्म हमारी इमोशनल जो ताकत है वो बढ़ाता है। और हाँ, जब कोई व्यक्ति इमोशनली कोई चीज को समझ लेता है, उसकी भावनात्मक क्षमता बढ़ जाती है, तो उसको करना बहुत सहज होता है। होता है। हाँ, तो इसलिए धर्म के साथ जोड़ा जाता था, भाई पीपल को रोज पानी पिलाना है, इसलिए घर के हाँ, आंगन में पीपल होना चाहिए, तुलसी को रोज पानी पिलाना है तो तुलसी होना चाहिए। अब उससे एनवायरनमेंट अच्छा होता था, हाँ, शुद्ध हवा मिलती थी। ऑक्सीजन मिलता था। हाँ, हाँ, नीम के अंदर नारायण का वास होता है, तो नीम उगाएंगे और नीम के आधार पे शुद्ध हवा मिलेगी। इसी तरह से हमारे व्रत होते थे, त्योहार होते थे, उसमें भी कोई ना कोई हमारी हेल्थ से संबंधित या प्रकृति के संरक्षण की बातें होती थी। आज हम लोग पुरानी बातों को, कई पढ़े लिखे लोग उसको मजाक के रूप में ले लेते हैं कि ये तो सब बातें, कोई नीम में पानी पिलाने से भगवान मिलेगा, पुण्य मिलेगा, लेकिन एक्चुअली अभी जागृति आने लगी है कि ये हाँ। पर्यावरण भी जरूरी है, साथ ही साथ जीवन में संबंध भी जरूरी है, परिवार जी दीदी, निभाना। ऐसा था कि उस समय लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो उस प्रकार से समझाते थे, पर जैसे अभी एजुकेशन आता गया है तो अगर उनको इस प्रकार से समझ मिलती है, ये करने से ये होता है, तो शायद उनको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। पर बिल्कुल। क्या, हाँ, पर क्या था कि वो समय का जो एक वातावरण था वो उस हिसाब से था, अलग था। पर अभी जैसे कि लोग मानने भी लगे हैं और ये सारी बातों को वो ग्रीनरी की ओर बढ़ने भी लगे हैं, तो दोनों का समन्वय होता है, तो मुझे लगता है कि ये साक्षरता दिवस जो है वो बहुत अच्छी तरह से मना पाएंगे। इसलिए कहते पढ़ना भी है और जीवन को गढ़ना भी है, जिसको गुजराती में कहते भणो अने गणो। दोनों, हाँ। और कहते हैं ना कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये और जरूर हम दीदी, और एक छोटा सा एक सेंटेंस है जो जैसे भी आपने कहा तो मुझे याद आया। जब हम लोग छोटे थे तो कहते थे कि मैं तो गुजराती मीडियम में खैर पढ़ी हूँ, तो हमारे बोर्ड पर एक लिखा हुआ रहता था, विद्या विनय थी शोभे छे। माना जो हमारे पास एक विद्या है उसमें भी जब विनम्रता विनय होता है तभी उसकी शोभा होती है। तो जैसे आपने बताया कि भले एजुकेशन है, डिग्रीज है, पर अगर हमारे पास वैल्यूज नहीं है तो वो कोई शोभता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हाँ, संस्कृत का ही सुभाषित है, विद्या विनयेन शोभते। हाँ, तो हाँ। ये जरूर है कि आज हम सभी विद्यार्थियों को भी कहें, और जो भी शिक्षा से जुड़े हैं वो अपने जीवन में बड़ों का आदर करें, परिवारजनों का आदर करें, परमात्मा का भी आदर करें, और परमात्मा के प्रति अपना आदर व्यक्त करने के लिए उनका धन्यवाद करें, उन्हें याद करें, तो मन भी शांत रहेगा, जीवन में अच्छे गुण आएंगे और हम सभी सच्चे रूप में देश के, समाज के लिए कुछ दे पाएंगे। ओके दीदी, तो आपने बहुत अच्छी तरह से जो आज का दिन है और कैसे हमारे अंदर जो कुछ लॉकिंग है उसको कैसे अनलॉक करना है, कैसे हमें डिग्री के साथ साथ हमारी वैल्यूज है उसको भी जीवन में अपनाते चलना है, और हमारी कुछ पुराने सिद्धांत, कुछ बातें हैं उसको भी अच्छी तरह से जानकर उस पर चलने की बहुत अच्छी प्रेरणाएं आपने दी है। तो बहुत बहुत आपका दीदी तहे दिल से धन्यवाद है, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। और
और दर्शक मित्रों, आपको भी बहुत बहुत नमस्ते, धन्यवाद है कि आप हमारे साथ जुड़े रहते हो। आपके कई प्रश्न दीदी के लिए आते रहते हैं, उसका हम डिस्कशन करते ही रहते हैं और उसके बाद ही हम ऐसे ऐसे टॉपिक लेकर आते हैं जैसे जैसे आप हमें गाइड करते जाते हो। तो आप सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।